हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एक गांव की कहानी। क्लास 9th का चैप्टर 1 है बिहार की एक गांव की कहानी। इसमें एक कहानी दिया गया है एक गांव से, जिस गांव का नाम है फतेहपुर। ठीक है। फतेश्वर नारायण सिंह एक व्यक्ति थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हीं के मरणोपरांत इस गांव का नाम रखा गया फतेहपुर। ठीक है। फतेहपुर गांव पटना गया मुख्य मार्ग से लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है। और इसके उत्तर में पुनपुन नदी बहती है। ग्रामीण जीवन कैसा होता है, गांव में लोग अपने जीवन को पालने के लिए, अपने जीवन का यापन करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये इस पाठ में बताया गया है। सबसे पहले इस गांव की प्राथमिकता ये बताई गई है कि लोगों का मुख्य रूप से पेशा जो है वो खेती है। सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम अगर इसका कहा जाए तो खेती है। ठीक है। और उसके बाद पशुपालन है, डेयरी है, मुर्गी पालन है। इस तरह का चीज़ है जो कि इस गांव में लोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। परिवहन है। ये गांव बिहार की राजधानी पटना से लगभग 9 किलोमीटर के दायरे में आती है। इस कारण इसको बेनिफिट ये मिला हुआ है कि ये काफ़ी उन्नत है और किसी अनेक गांव से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये गांव काफ़ी ज़्यादा उन्नत है। सड़कें, मुख्य मार्ग जो भी हैं यहाँ इस गांव का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद विधि व्यवस्था जो होती है, बिजली की, सिंचाई की, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। ठीक है। इस गांव के लोग मूल रूप से खेती पे आधारित खेती करते हैं। कुछ व्यक्ति 1500 लगभग इस गांव में 1500 व्यक्ति रहते हैं, जिसमें से अधिकांश लोग भूस्वामी हैं। भूस्वामी कहने का अर्थ ये हुआ कि उनका जो भूमि है उन पर मालिकाना अधिकार उनका है। जो भूमि है वो उनके अधिकार में आती है, जिस पे वो खेती करते हैं और अन्न उपजाते हैं। उसके बाद उसका मार्केटिंग कर उसको मार्केट में ले जाके, बाज़ार में ले जाके बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उससे वो अपना घर चलाते हैं। दाल, सब्जी, फल, ये भी खेती करते हैं। मछली पालते हैं पोखर तालाब में। उसके बाद मुर्गियाँ पालते हैं, उसका भी व्यवसाय करते हैं। और ये अन्य तरह का जितना भी होता है वो अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, आर्थिक रूप से चलाने के लिए इसमें करते हैं। ठीक है। तो इस पाठ में हम लोग मूल रूप से ये जानेंगे कि किसी भी गांव में लोग अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, या उनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है और क्या क्या है। ठीक है। अगर उत्पादन पे ध्यान दें हम लोग, तो वो लोग मूल रूप से खेती पे आधारित हैं। तो खेती करते हैं और खेती से अन्न उपजाते हैं जो कि और मार्केट में जाता है। ठीक है। उसके बाद दूध का डेयरी उत्पादन भी होता है। दूध और दूध से बने जो भी सामान होते हैं उसका भी प्रोडक्शन करते हैं गांव के लोग, और वो भी बाज़ार में जाके बिकता है। और श्रमिकों का भी काम हो जाता है इसमें से। जैसे कि खेती अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें उसको मज़दूरों की भी आवश्यकता होती है। मज़दूर भी उन लोगों को मिल जाते हैं गांव में ही खुद। अगर जब खेत में खेती वहाँ पे मूल रूप से पारंपरिक तरीके से होती है, हल पे, बैल पे, तो हल को चलाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता होती है। फिर जब राबी फसल या खरीफ फसल
बोने का समय आता है तो उसमें भी मज़दूरों की आवश्यकता होती है। जब फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है तो सींचने के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसमें भी श्रमिकों को रोज़गार मिल जाता है। उसके बाद जब फसल उगकर तैयार हो जाता है, कटने का समय आता है, उसमें भी श्रमिकों का आवश्यकता होता है। मूल रूप से कहना ये हुआ कि खेती का काम अगर जब गांव में हो रहा है तो उसमें श्रमिकों का भी बहुत सा योगदान हो जाता है। एक मज़दूर वर्ग का भी उसमें लालन पालन हो जाता है। मज़दूर वर्ग के परिवार जो भी होते हैं, इस गांव में लगभग 1/4 एक चौथाई हिस्सा जो है वो गरीब है इस गांव का। और वो गरीब परिवार जो है वो गांव के एक पिछले हिस्से में, एक कोने वाले हिस्से में रहता है और उनका घर जो है वो लगभग में फूस का, मिट्टी का बना हुआ है। बाद बाकी जितने भी घर हैं इसके अलावा वो पक्के मकानों में हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो भी व्यक्ति इसमें लेबर वर्क के आते हैं उनको अपना दैनिक तौर पे या तो पैसे के तौर पे अगर देखा जाए तो पैसा मिल जाता है, या उनको अन्न मिल जाता है काम के बदले में। जो वो मज़दूरी करते हैं उनके मज़दूरी के बदले में सामान मिल जाता है या कुछ अनाज मिल जाता है। एक वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पहले के समय में ये काफ़ी प्रचलित था, जब मुद्रा इतने जोरों शोरों पे नहीं थी, जब मुद्रा का लेन देन ज़्यादा नहीं था, पैसों का लेन देन बहुत कम था। उस समय में क्या होता था कि एक सामान के बदले दूसरे सामानों का आदान प्रदान किया जाता था। गांव कस्बे में ये ज़्यादा देखने को हम लोग को मिलता था। एक सामान के बदले में अगर हम लोग को कुछ चाहिए तो हम लोग दूसरे सामान दे करके वो सामान ले लिया करते थे। इससे ये होता था कि हम लोग को ज़्यादा पैसों का ज़रूरत नहीं पड़ता था। हम लोग खेती-बाड़ी करके अपने आसपास में जो भी हम लोगों ने अपना खेत से उपजाया, चाहे धान हो, गेहूँ हो, मकई हो, बाजरा हो या जो भी हो, हम लोगों ने जो उपजाया उस उपजाए हुए सामान के बदले में हम लोगों को दूसरा सामान मिल जाया करता था। चाहे गाय भैंस बकरी है तो उसके बदले भी वो दे करके दूसरा वस्तु हम लोग उन लोगों से ले लिया करते थे। ये उस समय का, ये बहुत पहले के समय की बात है। बाद में ये प्रचलन धीरे धीरे करके, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। जो कठिनाइयाँ आ जाती थी इसमें, किसी एक सामान के बदले में आप एक चीज़ एग्जांपल लो कि कोई सब्जी वाला आया, अपने सर पर या अपने साथ वो 50 किलो का सामान सब्जी अपने घर से वो लेके निकला बाज़ार में बेचने के लिए, और बेचते बेचते वो 1 किलो, आधा किलो, 1.25 किलो, 2 किलो बेचता। उसके बदले में उसको धान, गेहूँ, चावल, मकई, कोई दूसरा सामान उसको अनाज के तौर पे मिलता। सब्जी देता, अनाज लेता। तो वो लेके गया था 50 किलो, और वो फिर उसको वही सामान और भी ज़्यादा हो गया। एक तो बहुत ज़्यादा पोटली उसको हो गई, ताकि धान, चावल, गेहूँ एक में तो वो मिला करके रखेगा नहीं, उसको अलग अलग छांट के रखना पड़ेगा। तो जब वो चावल छांट के रखेगा, गेहूँ छांट करके रखेगा, मकई छांट करके रखेगा, या जो भी अनाज वो लेता था वो अनाज छांट करके जैसे ही रखेगा तो उसको बहुत सारी पोटली हो जाएगी, बहुत सारा उसको हो जाएगा सामान। उसके बाद उस सभी सामान का वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा। सोचो, सपोज़ एग्जांपल लो, 50 किलो अगर वो लेके निकला और सारा सब्जी सामान बेचने के बाद फिर से उसको वही 50 किलो, 60 किलो या 40 किलो फिर से वज़न के तौर पे उसको मिल गया। घर आने समय फिर उसको वही सामान उतना केजी में मिल गया। तो ये कठिनाइयाँ आती थी कि जितना भार वो लेके गया उतना भार फिर से वो लेकर के वापस आया। तो ले जाने आने में भी कठिनाइयाँ होती थी। अगर सामान एक तरह का क्वालिटी का सारा नहीं होता था, अगर कोई धान दे रहा है किसी सामान के बदले तो सभी धान नहीं दिया करते थे, कोई मकई, चावल, गेहूँ, मूंग भी दे दिया करता था। तो एक सामान के बदले इतना सारा सामान हो जाता था। कुछ अनाज के तौर पे बहुत कम अनाज होता था, कुछ बहुत ज़्यादा अनाज हो जाया करता था। तो ये बहुत कम हो जाया करता था। तो
इसी कारण से ये पद्धति ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, कठिनाइयाँ होने लगती थी इन लोगों में। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे मुद्रा पे ही बैठ गया, पैसों का लेन देन ही इसलिए ज़्यादा प्रचलित हो गया, मजबूत हो गया। इसलिए पैसों का लेन देन बहुत ही सजग हम लोग को लगने लगा, बहुत ही आसान लगने लगा। बाद में क्या हुआ कि अभी क्या है कि अभी कैशलेस हो चुका है, पूरा इंडिया कैशलेस हो चुका है। मोदी जी का स्कीम आया, उसके बाद वो क्या हुआ कि ऑल इंडिया जो है ओवरऑल वो कैशलेस कर दिया। अब कहीं भी अब पर्स लेके नहीं गए, पैसा आपके पास है नहीं, मैटर नहीं कर रहा है। आपके पास आपका फ़ोन है, आपके पास आपके अकाउंट में बैलेंस है, आप गए, उसके पास एक स्कैनर है, आपने स्कैन किया और उसके अकाउंट, आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ना आपका पैसा आपको ले जाने की ज़रूरत पड़ी, ना उसको पैसा कैश देने का ज़रूरत पड़ा। हैंड टू हैंड, बिना खाता टू खाता काम हो गया, तुरंत हो गया। 5 मिनट का भी समय नहीं लगा और तुरंत काम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से वो किसी भी चीज़, वो दूसरा गया, वहाँ पे वो उसने भी सेम तरह का पेमेंट ऑप्शन चुना और दे दिया। समय इस तरह से, जिस तरह से बढ़ रहा है, तो इस तरह से नई नई तकनीकें आ रही हैं हमारे पास और नया नया काम हो रहा है। पहले क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना, वस्तु विनिमय प्रणाली किसी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दे देता था, ले लेता था। उसके बाद क्या हुआ, कैश पे आ गया। तो अगर किसी वस्तु के बदले ज़्यादा कैश उसको मिल गया, मार्केट गया सेलिंग करने के लिए, सामान बेचने के लिए गया और उसने सामान बेचा, उसके पास कैश ज़्यादा हो गया। अब रात के समय में अगर वो वापस आएगा तो उसको डर है, चोरी का डर है, सामान चोरी का डर है, पैसा चोरी का डर है, जान का डर है उसको, तो इतना सारा पैसा लेके वो मार्केट से आ नहीं सकता था। अब क्या है, ये भी डर भी ख़त्म हो चुका है। अब उसके अकाउंट में है पैसा, अब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करेगा तो फंस जाएगा। अगर कोई चोर आएगा, तुम्हारे सर पे बंदूक रख दिया, ये पैसा निकालो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, उसका अकाउंट जैसे ही तुम ट्रांसफ़र करेगा वो फंस गया, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, तुम केस कर देगा, फंस गया। ऐसा तो संभव है नहीं, चोर कभी बोलेगा नहीं कि मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो पैसा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आपके अकाउंट में पैसा है, आपने मार्केट गया, आपने सेलिंग किया, आपके पास जो भी सामान था या जो भी आपने खरीदने के लिए गई, ख़रीदारी करने के लिए गया, ख़रीदारी की, कैश टू कैश छोड़ के आपने पे फ़ोन यूज़ किया, ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ किया, आपने ऑनलाइन कर दिया, उसके खाते में पैसा, वो निश्चिंत, आपके खाते से पैसा निकल के गया, आप निश्चिंत, किसी तरह का कोई डर भय नहीं था। इसी तरह से जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है, इसी तरह से और भी ज़्यादा परिवर्तित चीज़ें हो रही। सिंचाई, पहले खेती वगैरह जो भी होती थे वो अब मशीन पे निर्भर हो चुका है। पहले मजदूर वर्ग पर निर्भर था, अब जो है मशीन पर निर्भर हो चुका है। पहले खेती होता था हल से, बैल से, अब ना हल देखने को हम लोग को मिलता है, ना बैल हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखने को मिलता है हम लोग को ट्रैक्टर। खेत में खेती जो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनी हो रहा है। काटने के लिए भी ट्रैक्टर का यूज़ हो रहा है, मशीन, बहुत सारा उपकरण आ चुका है। पहले हाथ से कटता था, बैल से कटता था, तैयार हाथों से तैयार किया जाता था। अब तैयार जो होता है मशीन, पूर्ण रूप से बुआई से लेकर के कटाई तक A to Z काम जो है मशीन करती है। ठीक है, इसका कारण ये कि मैन लोड कम हो गया, आदमी का कम काम लगेगा। जैसे कि ट्रैक्टर एक ही आदमी लेगा, ट्रैक्टर एक ही आदमी चलाएगा, ट्रैक्टर एक आदमी चला रहा है तो मैन कॉस्ट कम पड़ गया। जितना आदमी उसको 10 आदमी अगर खर्च करता, 10 आदमी उसको लगता अगर बनाने में, 1 बीघा 1 कट्ठा को शहरों में हेक्टेयर में ज़मीन को मापा जाता है, हेक्टेयर में ज़मीन को नापा जाता है, लेकिन ग्रामीण पद्धति है जो कि बीघा कट्ठा में इसको मापा जाता है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में अभी भी ये स्थानीय इसको कहा जाता है, स्थानीय पद्धति कहा जाता है, ज़मीन को मापने के लिए स्थानीय पद्धति कहा जाता है इसको। तो 1 बीघा को पहले आदमी जोतता था हल से, बैल से, अब क्या है उसके पास मशीन है। मशीन क्या है, मशीन उसको जोत दिया। ठीक है, अब बोने के लिए भी मशीन आ चुका है। अभी फ़िलहाल क्या है कि बोने के लिए मशीन हम लोग के पास फ़िलहाल अभी इधर इस साइड उतना ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जिस इलाके में, उस इलाके में बुआई भी जो होती है वो भी मशीन के थ्रू होती है। बुआई भी हुआ मशीन से, सिंचाई भी हुआ मशीन से, बुआई भी हुआ मशीन से,
और कटाई, फल जब पक गया, जब काटने का समय आ गया तो कटाई भी हुआ मशीन से, और तैयारी भी हुआ मशीन से, पैकेटिंग भी हुआ मशीन से, सेलिंग भी हुआ मशीन से। तो यानी A to Z काम जो है वो टोटली मशीन पर निर्भर हो चुका है। यानी अब उससे क्या होता है कि काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। एक व्यक्ति कोई काम को करेगा जितना जल्दी, या 10 आदमी, 10 मजदूर वर्ग मिलके कोई काम को करेंगे, वो मशीन उसको आधा में निकाल देता है। मशीन को उतना समय लगता ही नहीं है। जानवरों का यूज़ किया जाता था, बहुत सारे ऐसे होते थे कि समटाइम्स जानवर थक जाते थे, कोई जोतते जोतते मर जाता था जानवर, बैल, तो बहुत सी परेशानियां भी होती थी, समय भी लगता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, आते समय के साथ परिवर्तन होते होते ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अभी जो सिंचाई होती है वो भी वो पूर्ण रूप से मशीन के ऊपर है निर्धारित। लेकिन हम लोग के कहानी में जो हम लोग के पाठ में जो कहानी है उसमें अभी भी वो एक ऐसा चीज़ दर्शाया गया है कि जो गांव का है वो पूर्ण रूप से वो पारंपरिक खेती पे आधारित है। पारंपरिक खेती का मतलब हुआ जो कि परंपरागत खेती होती थी पहले के ज़माने में, हल से, बैल से, वही होता है। ठीक है, अब इसके 2-3 मुख्य रूप बच चुके हैं जो कि हम लोग पार्ट 2 में टेकअप करेंगे। जैसे कि उत्पादन, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन के बाद है भूमि और उसका विस्तार, उसके बाद जो कि बहुविधि फसल है वो, उसके बाद श्रम में किस किस तरह का श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है वो, पूंजी, संगठन, उत्पादन से क्या लाभ हो रहा है वो, और वस्तुओं का वर्गीकरण। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।